हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ क्लासेस। अभी तक हमारा आईपीसी एंड बीएनएस से रिलेटेड क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से हमारा 101st क्वेश्चन चलेगा। 101st क्वेश्चन इज ए एंड बी प्लान टू रॉब अ बैंक। ए वेंट इनटू द बैंक एंड किल्ड द कैशियर विद हिज पिस्टल एंड टुक अवे द मनी. When A was returning from the bank, he was also killed by the bank guard. B, who was waiting outside the bank on his motorcycle, fled. What is the criminal liability of B? यहाँ पर criminal liability किसकी पीछे पूछी जा रही है? B की, कि आ और बा है, एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और आ बैंक में गया और अपनी पिस्तौल से रोकड़िए को मारकर राशि ले ली, और आ जब बैंक से लौट ही रहा था उसे भी बैंक के गार्ड ने मार दिया. बा जो अपनी मोटरसाइकिल पर बैंक के बाहर इंतजार कर रहा था भाग गया. बा का आपराधिक दायित्व क्या है? फर्स्ट ऑप्शन कोई दायित्व नहीं, नो लाइबिलिटी. सेकेंड ऑप्शन केवल आपराधिक षड्यंत्र के लिए दायी, लाइबल ओनली फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. थर्ड ऑप्शन केवल लूट के लिए दायी, लाइबल ओनली फॉर रॉबरी. एंड फोर्थ ऑप्शन रोकड़िए की हत्या और लूट दोनों के लिए दायी, लाइबल फॉर बोथ मर्डर एंड रॉबरी ऑफ द कैशियर. तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोकड़िए की हत्या और लूट दोनों के लिए लाइबल हो जाएगा. कौन? बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवी काउंसिल के समझ पोस्ट मास्टर हत्या के मामले में निर्णय दिया गया था. द डिसीजन इन द पोस्ट मास्टर मर्डर केस बिफोर द प्रिवी काउंसिल वॉज गिवन इन. किनके द्वारा दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड समनर. सेकेंड ऑप्शन सर माधवन नायर. एंड थर्ड ऑप्शन लॉर्ड कॉलरिज द्वारा. फोर्थ ऑप्शन लॉर्ड हॉल्डन द्वारा. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड समनर. तो लॉर्ड समनर ने प्रिवी काउंसिल के समक्ष पोस्ट मास्टर हत्या के मामले में जजमेंट दिया था. राइट. तो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में निहित सामान्य आशय के सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण वाद है वो बरीन्द्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर में लॉर्ड समनर ने अभियुक्त को जो अक्यूज था धारा 34 और 302 के अंतर्गत पोस्ट मास्टर की हत्या का दोषी घोषित किया था. और लॉर्ड समनर ने यह सिद्धांत भी प्रोपाउंड किया था कि अन्य लोगों की तरह अपराध में वे भी कार्य करते जो मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट केस है बरीन्द्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का. और ये किस डॉक्ट्राइन पे बेस्ड है? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन इंटेंशन. और ये कौन से सेक्शन में पाया जाता है? सेक्शन 34 में पाया जाता है इंडियन पिनल कोड के. और अब बीएनएस के कौन से सेक्शन में पाया जाता है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 5. राइट. तो लॉर्ड समनर ने हेल्ड किया था अक्यूज को गिल्टी ऑफ मर्डरिंग अ पोस्ट मास्टर अंडर सेक्शन 34 एंड 302. और लॉर्ड समनर ने लेट डाउन किया था डॉक्ट्राइन दोज हु मेयरली स्टैंड एंड वेट आर ऑल्सो गिल्टी इन द क्राइम जस्ट एज अदर्स आर गिल्टी इन द क्राइम. राइट. और 302 आईपीसी का जो है अब सेक्शन कौन सा हो गया बीएनएस का? 103. पनिशमेंट फॉर मर्डर की बात करता है 103. राइट. और पहले 302, पहले दफा 302 के तहत मर्डर का पनिशमेंट सुनाया जाता था. अब क्या लगेगा? दफा 103 बीएनएस का. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एवं वाई दोनों जेड की हत्या करने जाते हैं. एक्स हाथ में भाला लिए चौकन्ना खड़ा रहता है, वह जेड पर कोई वार नहीं करता. वाई जेड को मार डालता है. एक्स एंड वाई बोथ गो टू किल जेड. एक्स स्टैंड अलर्ट विद अ स्पेयर इन हिज हैंड. He does not attack Jed. Y kills Jed. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जेड की हत्या के लिए केवल वाई दोषी है. वाई अलोन इज गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ जेड. एंड सेकेंड ऑप्शन जेड की हत्या के लिए एक्स और वाई दोनों दोषी हैं. बोथ एक्स एंड वाई आर गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ जेड. एंड थर्ड ऑप्शन एक्स ने वार नहीं किया इसलिए वह दोषी नहीं है. एक्स डिड नॉट अटैक सो ही इज नॉट गिल्टी. एंड फोर्थ ऑप्शन ए एंड सी दोनों उत्तर सही है. बोथ ए एंड सी आर करेक्ट आंसर. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेड की हत्या के लिए एक्स और वाई दोनों दोषी हैं. तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा. बोथ एक्स एंड वाई आर गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ जेड. According to this question, both X and Y go to kill Jed, so the common intention of both X and Y is to kill Jed, and in furtherance of this common intention, Y attack Jed and cause his death.
During this, X stand alert with a spear in his hand so that if someone obstruct the completion of the common intention of both them, X and Y, then X can prevent it, right? Therefore, the active presence of X at the scene of the incident, place of incident, is the same as the criminal responsibility of Y who attacks Z. Therefore, both X and Y are guilty of the murder of Z. Section 302 read with section 34, right? तो एक्स एंड वाई दोनों का सामान्य आशय जेड की हत्या करना, और इस सामान्य आशय के अग्रसरण में इसके फर्दरेंस में वाई जेड पर प्रहार कर उसकी मृत्यु कारित कर देता है। इस दौरान एक्स हाथ में भाला लिए चौकन्ना खड़ा रहता है कि यदि कोई उन दोनों एक्स और वाई पर के सामान्य आशय की पूर्णता में बाधा डालेगा या ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा तो एक्स उसका निवारण कर देगा। और इस तरह घटनास्थल पर एक्स की सक्रिय उपस्थिति, जो उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन था, जेड पर प्रहार करने वाले वाई के आपराधिक दायित्व के ही समान है। तो इस तरह जेड की हत्या के लिए एक्स और वाई दोनों दोषी हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के लिए फॉर सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, फर्स्ट ऑप्शन शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड, एंड सेकेंड ऑप्शन शारीरिक उपस्थिति सहभागिता के लिए आवश्यक है परंतु सभी प्रकरणों में नहीं, फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केसेस, एंड थर्ड ऑप्शन शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी, एंड फोर्थ ऑप्शन समान ज्ञान के साथ शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, फिजिकल प्रेजेंस विद सिमिलर नॉलेज इज रिक्वायर्ड। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर यही क्वेश्चन भारतीय न्याय संहिता में पूछा जाता तो वहाँ पर फॉर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, फिर उसके बाद आपका पूछ लिया जाता है, यही ऑप्शन आपको दिया जाता है। और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केसेस, मीन शारीरिक उपस्थिति सहभागिता के लिए आवश्यक है परंतु सभी प्रकरणों में नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत यह नियम कि सभी अभियुक्तों को घटना स्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है के अपवाद के रूप में कौन से अपराध आते हैं? What offences are covered under section 34 of the Indian Penal Code as exception to the rule that all the accused must be physically present at the place of incident? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? और बीएनएस का कौन सा सेक्शन डील करता है सेक्शन 34 के? बीएनएस में कौन सा सेक्शन हमारा सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 है। तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन मानव शरीर के विरुद्ध अपराध ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, सेकेंड ऑप्शन संपत्ति के विरुद्ध अपराध ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एंड थर्ड ऑप्शन धर्म के विरुद्ध अपराध ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन, एंड फोर्थ ऑप्शन विवाह के विरुद्ध अपराध ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति के विरुद्ध अपराध ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपराधिक दायित्व की शर्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी? फर्स्ट ऑप्शन अच्छा और बुरा में अंतर करने की बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड एविल, एंड सेकेंड ऑप्शन यह ज्ञान की कार्य विधि द्वारा निषिद्ध है, नॉलेज दैट द एक्ट कॉज इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एंड थर्ड ऑप्शन स्वतंत्र इच्छा फ्री विल, एंड फोर्थ ऑप्शन उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य का अच्छा या बुरा होना निर्भर करता है, नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑन विच द गुड और इविल ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह ज्ञान की कार्य विधि द्वारा निषिद्ध है, यह आपराधिक दायित्व का कोई कंडीशन नहीं है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 में आपराधिक दायित्व की निम्नलिखित शर्तें हैं। अच्छा और बुरा में अंतर करने की बुद्धिमत्ता, सेकेंड स्वतंत्र इच्छा फ्री विल, एंड थर्ड उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य का अच्छा या बुरा होना निर्भर करता है। अतः यह ज्ञान की भारित कार्य विधि द्वारा निषिद्ध है, आपराधिक दायित्व की शर्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं है? नहीं पूछा जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, और बीएनएस का कौन सा सेक्शन? सेक्शन 3 सबसेक्शन 5।
फर्स्ट ऑप्शन कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य का किया जाना, क्रिमिनल एक्ट कमिटेड बाय सेवरल पर्सन्स। सेकेंड ऑप्शन आपराधिक कृत्य सामान्य आशय के अग्रसर करने में किया जाना, द क्रिमिनल एक्ट इज डन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। एंड थर्ड ऑप्शन आपराधिक कृत्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य पूर्व निर्धारित योजना का होना, देयर इज अ प्रीमेडिएटेड प्लान बिटवीन द पर्सन्स कमिटिंग द क्रिमिनल एक्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में किया गया कृत्य, एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में किया गया कृत्य, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है सेक्शन 34 का, राइट। Essential elements of common intention as defined in section 34 of the Indian Penal Code are the following। और सेक्शन 34 इंडियन पिनल कोड का और बीएनएस में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 है। ये हमारा कॉमन इंटेंशन की बात करता है बीएनएस में। और इसके लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट जरूरी है? क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, एक आपराधिक कृत्य, और वो आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, एक्ट इज कमिटेड बाय मोर देन वन पर्सन। एंड आपराधिक कृत्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु किया गया हो, एक्ट इज कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। एंड सामान्य आशय किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार हो, कॉमन इंटेंशन इज अकॉर्डिंग टू अ प्री अरेंज्ड प्लान। एंड फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट से सभी का अपराध किसी में किसी न किसी रूप में सम्मिलित होना, ऑल आर इन्वॉल्व इन द क्राइम इन सम फॉर्म और द अदर। एंड लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है अपराध में सभी की शारीरिक उपस्थिति, ऑल आर फिजिकली प्रेजेंट एट द क्राइम। और कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आपराधिक कृत्य जो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत नहीं है, किसके अंतर्गत आएगा? 149 के अंतर्गत आएगा। और बीएनएस में कौन सा सेक्शन है कॉमन ऑब्जेक्ट का? 190 सेक्शन जो है वो हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट का है। कॉमन इंटेंशन का सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 है। 149 आईपीसी कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता था और सेक्शन 34 आईपीसी का कॉमन इंटेंशन का। और वहीं अब हमारा बीएनएस का कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 कॉमन इंटेंशन। एंड कॉमन ऑब्जेक्ट का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 190 किसका? बीएनएस का, राइट। Next question, which one of the following is not an essential condition application of section 3 subsection 5 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023? First option criminal act done by several person, and second option criminal act must be done in furtherance of common intention. Third option participation by all persons in some manner in the act constituting the offence, and fourth option criminal act done in प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 35 का क्या है? क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, ये भी हमारा करेक्ट है। क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन इन किसके फर्दरेंस में होना चाहिए? कॉमन इंटेंशन के, तो ये भी हमारा करेक्ट है। पार्टिसिपेशन बाय ऑल पर्सन इन सम मैनर इन द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस, ये भी हमारा करेक्ट है। तो करेक्ट क्या नहीं है? क्रिमिनल एक्ट डन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्रिमिनल एक्ट डन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर लिस्ट 1 दिया गया, यहाँ पर लिस्ट 2। तो विकृत चित्तता प्रतिरक्षा के रूप में एम्परर बनाम बरेंद्र कुमार घोष, सामान्य आशय आर बनाम मैग्नॉटन, एंड थर्ड ऑप्शन आवश्यकता राज्य बनाम केएम नानावती, गंभीर अचानक प्रकोपन पर हत्या आर बनाम डेडले स्टेफन। तो हमारा मैच दी फॉलोइंग है, करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। तो विकृत चित्तता प्रतिरक्षा के रूप में कौन सा है? हमारा आर बनाम मैग्नॉटन का जो केस है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड है, इंसैनिटी से। एंड सामान्य आशय किससे हमारा रिलेटेड है? एम्परर वर्सेस बरेंद्र कुमार घोष से। एंड आवश्यकता जो नेसेसिटी है वो किससे हमारा रिलेटेड है? नेसेसिटी आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन के केस से रिलेटेड है। और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो है गंभीर और अचानक प्रकोपन पर जो हत्या वो किससे रिलेटेड? किस केस से? स्टेट वर्सेस केएम नानावती केस से रिलेटेड है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का टू इसमें भी है, तो ये दोनों हमारा एलिमिनेशन मेथड से आउट। एंड सामान्य आशय जो है वो किससे रिलेटेड है? 1 से, तो ये भी हमारा करेक्ट है।
और यहाँ पर भी 1 है तो हमें आगे और देखना पड़ेगा। आवश्यकता नेसेसिटी किससे रिलेटेड है, आर वर्सेस डडले स्टीफन का केस है तो फोर्थ, यहाँ पर फोर्थ है और यहाँ पर थर्ड है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हमारा स्टेट वर्सेस के एम नानावती के केस से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर एम्परर वर्सेस बरेन कुमार घोष का केस कॉमन इंटेंशन से, आर वर्सेस मैग्नॉटन का केस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से, और स्टेट वर्सेस के एम नानावती का केस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से, डडले और स्टीफन का केस नेसेसिटी से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 है और यहाँ पर लिस्ट 2 है, तो यहाँ पर केस लॉस दिया गया और किससे रिलेटेड है ये दिया गया, ये आपको बताना। तो रैक्स वर्सेस लेबर्ट का केस किससे रिलेटेड है, तबू चेतिया वर्सेस असम राज्य का केस किससे रिलेटेड है, और बिजयन वर्सेस केरल राज्य का केस किससे रिलेटेड है, और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बीरेंद्र प्रसाद का केस किससे रिलेटेड है। ये मैच दी फॉलोइंग है, करेक्ट आंसर बताने हैं। तो रैक्स वर्सेस लेबर्ट का केस किससे रिलेटेड है, रैक्स वर्सेस लेबर्ट का जो केस है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, तो हमारा ए का 4 आएगा, ए का 4 यहीं पर है, तो हमारा करेक्ट आंसर मिल गया सी। तबू चेतिया वर्सेस असम राज्य का केस किससे रिलेटेड है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड है, और बिजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस किससे रिलेटेड है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। वहीं पर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस बीरेंद्र प्रसाद का जो केस है वो किससे रिलेटेड है, मर्डर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियुक्तों के आचरण से निश्चित किया जाता है या अभिनिर्धारित किया गया। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कॉमन इंटेंशन में अराइज एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट as determined from the facts and circumstances of the case and the conduct of the accused it was held। कौन से केस में ये हेल्ड किया गया, फर्स्ट ऑप्शन ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन मेजर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, थर्ड ऑप्शन महबूब शाह वर्सेस एम्परर, एंड फोर्थ ऑप्शन JM देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ऋषि देव पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के केस में कहा गया कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तक अभियुक्तों के आचरण से निश्चित किया जाता है। क्या हेल्ड किया गया, और ये केस कब का है, 1995 सुप्रीम कोर्ट का केस है, और इसमें हेल्ड किया गया ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। Under certain circumstances, common intention may arise at the place of incident also which is ascertained from the conduct of the accused as well as the facts and circumstances of the case, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में न्यायालय ने निर्णित किया कि सामान्य आशय का मिलना घटना स्थल पर भी हो सकता है, इन विच केस द कोर्ट डिसाइडेड दैट कॉमन इंटेंशन में ऑल्सो अराइज एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट। फर्स्ट ऑप्शन बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर सम्राट, एंड सेकेंड ऑप्शन महबूब शाह वर्सेस एम्परर, थर्ड ऑप्शन कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड फोर्थ ऑप्शन ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का आवश्यक घटक नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। और वहीं पर अगर BNS का पूछा जाएगा तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाना, द क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन। सेकेंड ऑप्शन सामान्य आशय में अग्रसर होना, टू कमिट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। थर्ड ऑप्शन अपराध में लिप्त व्यक्तियों के मस्तिष्कों का मिलन होना, मीटिंग ऑफ द माइंड्स ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द क्राइम। एंड फोर्थ ऑप्शन अपराध में लिप्त व्यक्तियों में समान आशय का होना, देयर इज अ सिमिलर इंटेंशन अमंग द पर्सन्स इन्वॉल्व इन द ऑफेंस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपराध में लिप्त व्यक्तियों में समान आशय का होना, देयर इज अ सिमिलर इंटेंशन अमंग द पर्सन्स इन्वॉल्व इन द ऑफेंस।
सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन दोनों में डिफरेंस होता है और यहाँ पर हमारा कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड एसेंशियल एलिमेंट पूछा गया था जो हमारे सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बीएनएस में दिया गया और इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 34 में दिया गया था, जिसमें हमारा सिमिलर इंटेंशन वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस होता है। सिमिलर इंटेंशन में कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता और वहीं पर कॉमन इंटेंशन में मीटिंग ऑफ माइंड होता है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अकॉर्डिंग जब कोई आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता तो सभी व्यक्ति उसी प्रकार दायी होंगे जैसे कि प्रत्येक ने उस कार्य को स्वयं किया हो। इसमें संयुक्त दायित्व का सिद्धांत समाहित होता है। कौन सा प्रिंसिपल? ज्वाइंट लाइबिलिटी का जो डॉक्ट्राइन है वो समाहित है। एंड सामान्य आशय में सभी सदस्यों की भागीदारी होती है, सभी का पार्टिसिपेशन होता है। एंड सामान्य आशय में पूर्व मस्तिष्क मिलन होता है, जबकि जो समान आशय है, जो सिमिलर इंटेंशन है, उसमें ऐसा नहीं होता है। और महबूब शाह वर्सेस एम्परर के वाद में प्रिवी काउंसिल ने समान आशय और सामान्य आशय को स्पष्ट किया। जो कॉमन इंटेंशन है और सिमिलर इंटेंशन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है। और समान आशय में मस्तिष्कों का पूर्व मिलन नहीं होता और सामान्य आशय जो है वो किसका प्रश्न है? तथ्य का प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉमन इंटेंशन जो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्या है? तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और धारा 149 के बीच अंतर को समझाया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। फर्स्ट ऑप्शन शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, थर्ड ऑप्शन केसी मैथ्यू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ ट्रावनकोर एंड फोर्थ ऑप्शन प्रमथनाथ तालुकदार वर्सेस सरोज रंजन सरकार। किस केस में ऐसा बोला गया कि सेक्शन 34 और 149 के बीच में जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन किया गया? कौन से केस में? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, राइट। तो नानक चंद वर्सेस पंजाब राज्य का जो केस था उसमें उच्चतम न्यायालय ने हेल्ड किया कि सेक्शन 34 एंड 149 के बीच अंतर है और इस संदर्भ में इन दोनों धाराओं के साथ किसी प्रकार का भ्रम नहीं करना चाहिए। और सेक्शन 34 आईपीसी बीएनएस में कहाँ दिया गया? सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बीएनएस में दिया गया कॉमन इंटेंशन। एंड 149 आईपीसी कहाँ दिया गया? कॉमन ऑब्जेक्ट 190 बीएनएस में दिया गया। तो अब याद रखना है कॉमन ऑब्जेक्ट आपका 190 में दिया गया है और कॉमन इंटेंशन कहाँ दिया गया? सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 एवं धारा 149 में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 ऑफ द इंडियन पिनल कोड? और यही क्वेश्चन अगर बीएनएस में पूछा जाता तो कैसे पूछा जाता? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन, कॉमन ऑब्जेक्ट का सेक्शन क्या बताया गया? सेक्शन 190 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। फर्स्ट ऑप्शन, धारा 34 में कम से कम 5 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, जबकि धारा 149 के लिए केवल 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। सेक्शन 34 रिक्वायर्स द प्रेजेंस एट लीस्ट 5 persons while सेक्शन 149 रिक्वायर्स ओनली 2 persons। तो ये हमारा रॉन्ग होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अंतर पूछा गया तो सेक्शन 34 में कम से कम 5 व्यक्तियों का होना अनिवार्य नहीं है, मोर देन 1 person सफिशिएंट है। इसके लिए तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। और सेकंड ऑप्शन है धारा 149 केवल साक्ष्य का नियम है, जबकि धारा 34 एक विशिष्ट अपराध बनाता है और इसकी सजा का प्रावधान करता है। सेक्शन 149 इज मेयरली अ रूल ऑफ एविडेंस व्हाइल सेक्शन 34 क्रिएट अ स्पेसिफिक ऑफेंस एंड प्रोवाइड फॉर इट्स पनिशमेंट। तो 149 कोई हमारा रूल ऑफ एविडेंस नहीं है, रूल ऑफ एविडेंस आपका सेक्शन 34 है और 149 अपने आप में एक विशिष्ट अपराध बनाता है, जबकि 34 ऐसा नहीं बनाता। 34 किसी के साथ लग के आता है। एंड थर्ड ऑप्शन हमारा है सेक्शन 34 सक्रिय भागीदारी मांगता है, जबकि धारा 149 में गैर कानूनी असेंबली को मात्र निष्क्रिय सदस्यता की आवश्यकता होती है। सेक्शन 34 डिमांड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन व्हाइल सेक्शन 149 रिक्वायर्स ओनली पैसिव मेंबरशिप ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। तो हमारा ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सेक्शन 34 सक्रिय भागीदारी मांगता है, सेक्शन 34 डिमांड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी।
सेक्शन 34 को मुख्य अपराध के साथ नहीं जोड़ा जाता है, जबकि ये सही है, मुख्य अपराध के साथ ही जोड़ा जाता है सेक्शन 34 को। सेक्शन 34 इज नॉट एडेड टू द मेन ऑफेंस वाइल सेक्शन 149 इज एडेड, जबकि धारा 149 को जोड़ा जाता है। तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 संयुक्त दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित करती है, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी, परंतु कोई विशिष्ट अपराध नहीं सृजित करती। जबकि जो धारा हमारा 149 है विशिष्ट अपराध गठित करती है, तो संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की घोषणा करती है, सामान्य आशय में सक्रिय भागीदारी होती है, जबकि 149 में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना अपराध माना जाता है। सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी बट डज नॉट क्रिएट एनी स्पेसिफिक ऑफेंस, while section 149 creates specific offense and declares the principle of joint liability, right? And common intention involves active participation, while section 149 makes being a member of an unlawful assembly an offense. तो हमारा सेक्शन 34 आईपीसी कई बार बताया गया। सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बीएनएस में है कॉमन इंटेंशन। अनलॉफुल असेंबली कहाँ दिया गया है? बीएनएस में कहाँ दिया गया? सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 में दिया गया अनलॉफुल असेंबली। वहीं पर आईपीसी में कहाँ दिया गया? 141 में अनलॉफुल असेंबली दिया गया। और कॉमन ऑब्जेक्ट 149 आईपीसी में है, 190 बीएनएस में है कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से कौन सी धारा संयुक्त व आणविक दायित्व से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 34, 35 एंड 37। सेकेंड ऑप्शन सेक्शन 36। थर्ड ऑप्शन सेक्शन 141, 149, 396, 460 एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा 111, 111 एंड 117, 120 बी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा डील नहीं करता है ज्वाइंट एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइबिलिटी से? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 36। सेक्शन 36 हमारा डील नहीं करता और सभी में ज्वाइंट एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइबिलिटी देखने को मिलती है। 34, 35, 37, 141, 149, 396, 460, 111, 117, 120 बी, यहाँ आपको ज्वाइंट लाइबिलिटी देखने को मिलती है, बट 36 में नहीं मिलती। यहाँ पार्टली एक्ट और पार्टली ओमिशन की बात की गई है। तो सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज नॉट रिलेटेड टू ज्वाइंट एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइबिलिटी. Under this section, provision has been made about the result of an act partly by an action and partly by omission. The remaining section are directly and indirectly related to joint and contributory liability. कहने का मतलब है जो आपका सेक्शन 36 है संयुक्त व आणविक दायित्व से संबंधित नहीं है, और इस जो सेक्शन है इसके अंतर्गत अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कार्य के परिणाम के बारे में उपबंध किया गया, और शेष जो आपके सेक्शन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संयुक्त व आणविक दायित्व से संबंधित है। और ये सेक्शन बीएनएस में कहाँ दिया गया? सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में दिया गया है। यहाँ बताया गया वेर एवर द सेम सेक्शन है दोनों का ही, सेक्शन 36 आईपीसी का और सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 बीएनएस का। Wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. Illustration भी दिया गया जैसे कि A intentionally caused Z death. अब partly वो illegally omitting करता है Z को खाना देने का, और partly by beating अंशतः तो वो मारता है, बीटिंग करता है, मारता है और खाना भी नहीं देता है, तो पार्टली वो एक्ट कर रहा है। जब वो मार रहा है तो वहाँ पर एक्ट कर रहा है, और जब खाना नहीं दे रहा है वहाँ ओमिट कर रहा है, तो वहाँ एक्ट और ओमिशन दोनों होता है, और यहाँ पर फिर माना जाएगा कि उसने मर्डर कमिट किया है, पार्टली एक्ट करके और पार्टली ओमिशन करके किया है। और यही बात हमारा सेक्शन 36 बताता है, राइट। सेक्शन 141 आईपीसी का और सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 बीएनएस की किसकी बात करता है? अनलॉफुल असेंबली की। वहीं पर 149 आईपीसी 190 बीएनएस कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, एंड 396 आईपीसी 310 सबसेक्शन 3 डेकोइटी विथ मर्डर की बात करते हैं, एंड 460 आईपीसी एंड 331 बीएनएस का किसकी बात करता है? पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। 331 बीएनएस का पनिशमेंट फॉर हाउस
ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग है। वहीं पर 460 आईपीसी में ऑल पर्सन ज्वाइंटली कंसर्न इन लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट पनिशेबल वेट डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज बाय वन ऑफ देम, राइट। एंड 111 आईपीसी एंड वहीं पर 51 बीएनएस किसकी बात करता है, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड, एक एक्ट अवेट किया गया है, डिफरेंट एक्ट हो गया है, तो हमारा 51 बीएनएस की बात करता है। वहीं पर इसकी कौन बात करता है, 111 आईपीसी एंड 117 आईपीसी 57 बीएनएस किसकी बात करता है, अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन, कितने पर्सन के द्वारा, 10 पर्सन। और वहीं पर सेक्शन 120 बी और सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 बीएनएस का किसकी बात करता है, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो सेक्शन है वो कहाँ पर दिया गया, सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिया गया और सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 में किसकी बात किया गया, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात की गई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता से कौन से प्रावधान संयुक्त दायित्व से संबंधित हैं, विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड रिलेट टू ज्वाइंट लाइबिलिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सेक्शन 34 आईपीसी और बीएनएस का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बीएनएस। एंड सेकेंड ऑप्शन सेक्शन 35 आईपीसी सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 बीएनएस का है। एंड सेक्शन 149 आईपीसी सेक्शन 190 बीएनएस का है। एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल द अबव सेक्शंस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंडियन पिनल कोड रिलेट टू ज्वाइंट लाइबिलिटी पूछा गया, तो हमारा सारे ऑप्शंस जो हमारे करेक्ट हैं। तो 34 में आपको कॉमन इंटेंशन देखने को मिलता है, सेक्शन 35 आईपीसी में आपको क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन से एक्ट किया गया है और 149 किसकी बात करता है और सेक्शन 190 बीएनएस की किसकी बात करता है, कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है हमारा, राइट। तो सेक्शन 34, 35 एंड 149 ऑफ द इंडियन पिनल कोड आर ऑल रिलेटेड टू ज्वाइंट लाइबिलिटी। 34, 35, 149 इंडियन पिनल कोड का है, किससे रिलेटेड है, ज्वाइंट लाइबिलिटी से रिलेटेड है। एंड द एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन किसमें मेंशन है, सेक्शन 34 में। वहीं पर एक्ट डन विद क्रिमिनल इंटेंट और नॉलेज मेंशन किसमें है, सेक्शन 35 में। एंड एक्ट डन बाय ईच मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट किसमें मेंशन है, 149 में। और यहाँ जितने भी सेक्शन है सभी किससे रिलेटेड है, ज्वाइंट क्रिमिनल लाइबिलिटी से रिलेटेड है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 35, 149 सभी संयुक्त दायित्व से संबंधित है। और धारा 34 में उल्लेखित सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य और 35 में वर्णित आपराधिक आशय या ज्ञान से किया गया कार्य है। वहीं पर सेक्शन 149 में विधि विरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया कार्य, उक्त सभी धाराएं जो है संयुक्त आपराधिक दायित्व से संबंधित हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः या को पीट कर साशय या की मृत्यु कारित करता है, का हत्या का अपराध करता है। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के आधार पर, ए इंटेंशनली कॉजेज द डेथ ऑफ वाई पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव फूड to Y and partly by beating Y, A commits the offence of murder by virtue of which of the following sections of the Indian Penal Code। और यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता का भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सेक्शन क्या है, सेक्शन 36 आईपीसी का। और बीएनएस का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7। एंड सेक्शन 37 आईपीसी का है, यहाँ पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 बीएनएस का है। सेक्शन 34 आईपीसी का है, वहीं पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बीएनएस का है। और सेक्शन 35 आईपीसी सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 बीएनएस का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर पार्टली एक्ट और पार्टली ओमिशन की बात कर रहा है, ये इलस्ट्रेशन बेस्ड है। और इस प्रॉब्लम में तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 36। वहीं पर बीएनएस का कौन सा सेक्शन होगा, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 हो जाएगा। तो आईपीसी का सेक्शन 37 कॉपरेशन की बात करता है, बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस की बात करता है। वहीं पर 34 हमारा कॉमन इंटेंशन की बात करता है। और 35 अभी आपको बताया गया किसकी बात करता है, क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन से एक्ट किया जाएगा तब वो क्रिमिनल एक्ट कहलाएगा, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिणाम का स्वेच्छाकारित किया जाना कहा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति, अ रिजल्ट इज सेड टू बी कॉज वॉलेंटरली इफ अ पर्सन, फर्स्ट ऑप्शन कारित करने का आशय रखता है, इंटेंस टू कॉज, एंड सेकेंड ऑप्शन यह ज्ञान रखता है कि वह इसे कारित कर सकता है, नोज दैट ही इज लाइकली टू कॉज इट, एंड थर्ड ऑप्शन यह विश्वास रखने का कारण रखता था कि ऐसा कारित होना संभाव्य है, हैड रीजन टू बिलीव दैट इट वॉज लाइकली टू बी कॉज्ड। फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी स्थितियों में, इन ऑल द अबव केसेस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉलेंटरली कब कहा जाएगा? किसी व्यक्ति ने जो काम किया उसका जो परिणाम है स्वेच्छाकारित किया गया, कब कहा जाएगा? जब उसका इंटेंशन है ऐसा करने का। तो हमारा फर्स्ट करेक्ट है। और वो नॉलेज रखता है कि ऐसा कॉज हो सकता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। और उसके पास रीजन टू बिलीव भी है कि ऐसा करना संभाव्य है, लाइकली टू है, तो हमारा थर्ड भी करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इंडियन पिनल कोड का कौन सा सेक्शन स्वेच्छा वॉलेंटरली को डिफाइन करता है? सेक्शन 39 डिफाइन करता है। और वहीं पर बीएनएस का कौन सा सेक्शन है जो वॉलेंटरली को डिफाइन करता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 डिफाइन करता है। अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलेंटरली व्हेन ही कॉज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज, उसका इंटेंशन भी है, और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू, वह जान भी रहा और हैड रीजन टू बिलीव, उसको रीजन टू बिलीव भी है कि ऐसा हो जाएगा। जैसे कि ए है, ए गया रॉबरी करने और वहीं पर उसने आग लगा दी रॉबरी को फैसिलिटेट करने के लिए, और वहीं पर एक व्यक्ति का डेथ हो जाती है। तो अब ये माना जाएगा कि इसने मर्डर किया है, वॉलेंटरली मर्डर किया गया ए के द्वारा, कि भले ए को ऐसे न लग रहा हो, ए को बहुत सॉरी फील कर रहा हो कि वो नहीं चाह रहा हो किसी का डेथ हो जाए, बट उसको ऐसा पता है कि वो ऐसा करेगा, आग लगाएगा, तो नॉलेज है कि किसी की डेथ हो सकती है, तो माना जाएगा कि उसने वॉलेंटरली मर्डर कॉज किया यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वेच्छा को परिभाषित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पिनल कोड डिफाइंस वॉलेंटरली? फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 39, सेकंड ऑप्शन सेक्शन 38, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 37, फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 36। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 39। सेक्शन 39 में वॉलेंटरली को डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 38 में क्या बताया गया? पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। और 37 हमारी किस चीज की बात करता है? कॉपरेशन की बात करता है। और 36 किसकी बात करता है? पार्टली एक्ट और पार्टली ओमिशन की बात करता है। क्या? 36 इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, राइट। भारतीय न्याय संहिता में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो कैसे रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 डिफाइंस वॉलेंटरली? फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन 33, सेकेंड ऑप्शन सेक्शन 3 सबसेक्शन 9, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 एंड फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 3 सबसेक्शन 7। पहले के सेक्शंस को क्लब कर दिया गया है सबसेक्शन वाइज, तो अब बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपसे सेक्शन वाइज, सब सेक्शन वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस भारतीय न्याय संहिता में पूछे जाएंगे। डायरेक्ट मार्जिनल नोट्स बेस्ड क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे। जब सेक्शन आपसे पूछा जाएगा सब सेक्शन बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारे जो सेक्शन पहले मार्जिनल नोट्स पे आपको दिखते थे, अब वो सेक्शन क्लब करके आपको सब सेक्शन वाइज दे दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में, तो आपको ऐसे ही याद रखना होगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय न्याय संहिता में वॉलेंटरली कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 में किया गया है। तो बीएनएस के जो सेक्शन है आपको कैसे लर्न करने हैं? तो सेक्शन 3 बीएनएस की बात करता है, जिसमें जनरल एक्सप्लेनेशन की बात किया गया है। तो जनरल एक्सप्लेनेशन में आपको 9 सबसेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये 9 सबसेक्शन कैसे याद करने हैं? वहीं आईपीसी में ये सेक्शन आपको अलग अलग जगह देखने को मिलते थे। ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 की बात करें तो ये हमारा सेक्शन 6 आईपीसी में देखने को मिलता था, और सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सेक्शन 7 आईपीसी में देखने को मिलता था, और सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 की बात करें तो ये सेक्शन 27 आईपीसी में देखने को मिलता था, और सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 कहाँ मिलता था? सेक्शन 32 आईपीसी में, और सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 34 आईपीसी में देखने को मिलता है।
एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 बीएनएस का अब आईपीसी में आईपीसी का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 सेक्शन 35 आईपीसी का। और सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 की बात करें तो ये हमारा आईपीसी का सेक्शन 36 है। और सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 बीएनएस की जो बात करता है वो सेक्शन 37 आईपीसी में है। और सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 बीएनएस कहाँ पर है? आईपीसी के सेक्शन 38 में है। तो ऐसे में याद करना, तो सेक्शन इसीलिए हमारे कम हो गए। पहले हमारे 511 सेक्शन से अभी 358 सेक्शन है, उसके पीछे रीजन ही यही है, राइट। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 किसकी बात करता है? डेफिनेशन इन द संहिता टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। यहाँ पर पहले कोड लिखा गया था, अभी संहिता लिखा गया है। तो यहाँ पर जो भी हमारा डेफिनेशन दिया गया वो हमारा सब्जेक्ट टू रहेगा किसके? एक्सेप्शन के। और सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड की बात करता है। एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में किसकी बात किया गया? प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट। पहले स्पाउस की जगह पे क्या था? स्पाउस की जगह पहले वाइफ था। सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 किसकी बात करता है? वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। जहां पर एक्ट है वहां पर हमारा इंक्लूड रहेगा क्या? इलीगल ओमिशन। और सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 किसकी बात करता है? एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो यहाँ पर कॉमन इंटेंशन की बात किया गया है। और सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 किसकी बात करता है? व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट बीइंग डन विद किसके साथ किया जा रहा है? क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया जा रहा है। तो एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 क्या है? इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन की बात क्या करता है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 7। एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 किसकी बात करता है? कॉपरेशन की बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 किसकी बात करता है? पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस की बात किया गया है। तो आप ऐसे ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं। तरीके से याद करने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर आपने जैसे सेक्शन 3 लिख लिया, सेक्शन 3 में जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करता है, फिर उसके बाद आपको सब सेक्शन के लिए ऐसे ऐसे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारा 9 सब सेक्शन में। फिर उसके नीचे आपको छोटे छोटे की पॉइंटर्स में लिख लेना चाहिए। फिर यहाँ से आपका याद हो जाएगा कि सेक्शन 3 में 9 सब सेक्शन है। और 9 सब सेक्शन पहले आपके आईपीसी में अलग अलग जगह देखने को मिलता था, अब एक ही सेक्शन में आपको सेक्शन 3 में देखने को मिलता है। तब पेपर में क्वेश्चन आपका सब सेक्शन वाइज पूछा जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा। जैसे कि सेक्शन 1 का नोट्स बताएं तो सेक्शन 1 में आपको क्या करना है? सेक्शन 1 में सब कितने सब सेक्शन है हमारे? सेक्शन 1 में हमारे सब सेक्शन 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो सभी में क्या बताया गया? सबसे पहले फर्स्ट में हमारा क्या बताया गया? शॉर्ट टाइटल बीएनएस का बताया गया है कि हमारा शॉर्ट टाइटल क्या होगा? भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा। एंड दूसरे में हमारा कब कमेंस होगा, इफेक्ट में कब आएगा ये बताया गया। कब सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफाई करेगी और कब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई? 1 जुलाई 2024 में किया गया है। एंड थर्ड सेक्शन हमारा क्या? इंट्रा टेरिटोरियल की बात करता है, जिसमें बताया गया पनिशमेंट ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। एंड 4 और 5 हमारा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है। 4 में पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। एंड 5 में एक्सटेंशन बताया गया, एक्सटेंशन ऑफ संहिता टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, जिसमें आपको 3 क्लॉज और देखने को मिलेगा। जिसमें आपका अगर इंडिया का सिटीजन है बाहर जाके ऑफेंस करता है, या फिर इंडिया का रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट है उस पर ऑफेंस होता है तो बीएनएस हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। और थर्ड, अगर कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड कहाँ है? इंडिया में, तब हमारा बीएनएस एप्लीकेबल हो जाएगा। ये हमारा सेक्शन 5 कहता है। और सेक्शन 6 सेविंग क्लॉजेस सर्टेन लॉज नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस संहिता, जैसे हमारे लोकल लॉज हो गए और स्पेशल लॉज हो गए और फिर डिफेंस लॉज, उस पर हमारा बीएनएस अफेक्ट नहीं डालेगा, ये बात बताया गया। तो ये बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको याद करना है, ओके। तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।